हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब दिन में आपको 2 बार क्लासेस मिलेंगी और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हायर एजुकेशन का और ये पहला लेक्चर है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम की, यानी कि जो हमारे एंशिएंट इंडिया में या वैदिक काल में जो पढ़ाई का तरीका था वो क्या था और किस हिसाब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उससे बने हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया है कि जो टू द पॉइंट तरीका है, इससे आपको कोई निश्चित समय पे वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई सर आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, मैं फ्री हूँ, मेरी क्लास है। भाई जब भी आपके पास टाइम हो इस वीडियो को खोल लो और देख लो, सारी की सारी चीजें कम से कम समय में समझ में आ जाएंगी। लाइव क्लास में केवल और केवल टाइम बर्बाद होता है और कुछ भी नहीं है। इस क्लास को पूरा करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यानी कि ये जो एक वीडियो आपके सामने है इसमें आपको कंप्लीट सारी चीजें मिल रही हैं A to Z। जैसे ये अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है और यही डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी दी हुई है। इसी टॉपिक के आधार पे आपके सामने टेस्ट सीरीज के रूप में क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और इसके अलावा ये जो नोट्स हैं इस लेक्चर के वो भी आपको मिल जाएंगे। कोई भी आपको डाउट होता है, डाउट सॉल्विंग करनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दो। अगर आपका डाउट जेन्युइन है, काफी ज्यादा आपको कुछ बात समझ नहीं आई है, मैं आपको एकदम लंबा चौड़ा मैसेज करके नीचे रिप्लाई कर दूंगा, है ना। तो इसी पूरे के पूरे पेज के ऊपर या कह लो कि इस वीडियो के ऊपर ही आपकी पूरी पढ़ाई मैं करवा दूंगा। ओके, इसके अलावा पढ़ाई तो हो जाएगी भाई, लेकिन व्हाट अबाउट प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप देखते हो मेरे जो पढ़ाने का तरीका टू द पॉइंट क्यों है, क्योंकि मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता हूं और अंधेरे में तीर नहीं लगाता हूं कि बस ये भी पढ़ते चले जाओ और कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा। आपको भी वैसे ही टारगेटेड स्टडी करनी है और इस टारगेटेड स्टडी में आपकी मदद करेगी ये पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जहां आप ईयर वाइज भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। हर शिफ्ट के, हर ईयर के दिसंबर 2018 के बाद जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं, लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं ये ईयर वाइज आप लगा सकते हो। जितनी प्रैक्टिस कर लो यार उतना अच्छा है। प्लस अगर आप किसी एक सेक्शन पे फोकस करना चाहो कि यार आज मैं चलो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगाता हूं, आज मैं चलो रिसर्च के लगाता हूं, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। इतना यूनिक और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म ये है। तो कैसे आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये फ्री भी अवेलेबल है, फ्री डेमो भी अवेलेबल है। तो कैसे आपको मिलेगा, आपको इंस्टॉल करनी है कुमार एजुकेशन ऐप, यहाँ पे आपको फ्री डेमो मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दें कि भाई मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का या पीवाईक्यूज का डेमो चाहिए, तो वो आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस भी वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज वैदिक एजुकेशन। एंशिएंट इंडिया आप सबको पता है, प्राचीन भारत में अपना ही पढ़ाने का तरीका था, अपनी ही एक जीवन शैली और शिक्षा पद्धति थी, जिसकी की आज हम बात करेंगे और किस प्रकार के इससे क्वेश्चंस आते हैं या किस प्रकार की चीजों पे वो शिक्षा पद्धति फोकस करती थी। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वैदिक एजुकेशन की। ठीक है, कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो है एजुकेशन कैसे दी जाती थी। ओके, तो सबसे पहले बात करें तो जो हमारे वैदिक काल में है ना, यानी कि हमारे प्राचीन भारत में जो प्राइमरी एजुकेशन होती थी, बचपने की एजुकेशन होती थी, उसको फैमिली के अंदर ही किया जाता था। घर में ही आपके कुछ बातें सिखाई जाती थी, घर में ही एक आचार्य आते थे जो आपको कुछ बातें सिखाते थे और उससे आपकी एजुकेशन फैमिली के अंदर होती थी। लेकिन जब बात आती थी हायर एजुकेशन की, यानी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, उसे बाहर निकलना है और चीजें सीखनी है, तो उसे गुरुकुल जाना पड़ता था और गुरुकुल में काफी जो एक स्ट्रिक्ट लाइफ उसे जीनी पड़ती थी। गुरु के साथ रहता था, गुरु की बातें सुनता था एंड सो ऑन। ठीक है, और ये जो एडमिशन होता था उसका हायर एजुकेशन में, उसके लिए एक स्पेशल सेरेमनी मनाई जाती थी, एक प्रकार का कह लो कि एक समारोह मनाया जाता था जिसको हम कहते हैं उपनयन, है ना, उपनयन समारोह। उपनयन या हिंदी में भी लिखा है उपनयन समारोह। ओके, इसमें क्या होता था कि जो शिष्य है या प्यूपिल है वो घर छोड़ देता था और अपने पेरेंट्स से भी दूर रहता था जब तक उसकी शिक्षा नहीं पूरी हो जाती है। और यहाँ पे जो एजुकेशन होती थी वो भौतिक जगत की बहुत ज्यादा नहीं होती थी, मेन भौतिक जगत की भी होती थी, बहुत सारी चीजें हम भौतिक जगत की कलाओं को सीखते थे,
लेकिन मेन जो एम होता था शिक्षा का वो होता था अल्टीमेट रियलाइजेशन, यानी कि इस दुनिया को समझ जाना कि ये दुनिया कैसे व्यर्थ है और किस प्रकार से इन व्यर्थ की चीजों को हम छोड़ करके इनसे ऊपर उठ सकते हैं। इसी ऊपर उठने को बोला गया है फ्रीडम ऑफ द सोल या मुक्ति या मोक्षा वगैरह वगैरह। तो ये मेन फोकस होता था हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी। इसके अलावा एक कास्ट सिस्टम था, जिसके अलावा हर कास्ट के छात्र को उसके जीवन यापन के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। जैसे आपको पता है कि पहले टाइम में सबको एक तरीके से वही काम करना होता था जो उनके पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी जो एजुकेशन जो होती थी सबकी एक जैसी नहीं होती थी। ऐसे नहीं होता था कि अच्छा तुम्हारा मन ये करने का है तो ये करो, सबका फिक्स्ड होता था कि भाई आपका ये काम है तो आपको ये एजुकेशन मिलेगी, आपका ये है तो आपको ये मिलेगी, सबका अलग अलग होता था। ओके, इट वॉज नॉट मेयरली इंटेलेक्चुअल, तो केवल दिमाग पे ही फोकस नहीं करते थे, मोरल नैतिक मूल्यों पे भी फोकस करते थे, स्पिरिचुअल पे भी फोकस करते थे और धार्मिक या रिलीजियस पे भी करते थे। तो अब हम बात करते हैं जो घर को छोड़ना होता था, गुरुकुल जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, तो गुरुकुल सिस्टम एक्चुअली क्या क्या होता था और कैसा होता था। सबसे पहले जो वहां पे पढ़ाई होती थी वो संस्कृत में होती थी। तो संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ स्टडी। और इसके अलावा पढ़ते किसको थे वो लोग? वेदास को पढ़ते थे, वेदों की स्टडी की जाती थी। और इन वेदों में जो बातें होती थी उससे उसको वो लोग या तो रट लेते थे, या तो स्टोरी टेलिंग के द्वारा एक दूसरे को कहानियां बताते थे, और या फिर कुछ मुद्दों पे वो डिस्कशंस करते थे। तो बहुत सिंपल, ऐसा कुछ नहीं होता था कि नोट्स बनाने हैं, असाइनमेंट्स देने हैं। बस एक कहते हैं ना कि संगत से आदमी ज्यादा सीखता है, तो एक संगत के लिए ही वो गुरुकुल जाते थे अपने घर को छोड़ के, और जो गुरु है उसके संग में रहते रहते बातचीत करते 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 वो सीख जाते थे, है ना। फिर मोरल वैल्यूज, लाइफ स्किल वगैरह वगैरह ये सब भी सिखाई जाती है। और मेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? अचीव साल्वेशन, यानी मुक्ति को प्राप्त करना, है ना। तो डेवलपमेंट इसकी फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, दिमागी रूप से क्षमता बढ़ाना, है ना, कैपेसिटी बढ़ाना, ये सब तो होता था। लेकिन इसके साथ साथ क्या था यहाँ पे? साल्वेशन यानी कि मुक्ति को प्राप्त करने पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है। एजुकेशन वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एजुकेशन जो है मुफ्त होती थी, इसमें कोई चार्ज नहीं होता था। ऐसा नहीं कि फीस नहीं जमा करोगे तो स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। तो पहले जमाने में पैसों के लिए काम नहीं होता था, क्योंकि ऐसी कितनी चीजें ही नहीं आती थी जो पैसों से मिले, है ना। पहले जमाने में राजा जो होता था वो सारी चीजों का उपभोग करता था, लेकिन अगर एक आम आदमी के पास उतने पैसे भी आ जाएं तो मान लो वो अपना किला नहीं बनवा सकता था, ये राजा जो है उसको खदेड़ देगा। तो कुछ शौक होते थे जो केवल राजा कर सकते थे, अगला बंदा जितना भी पैसे वाला हो कर नहीं सकता। तो इसलिए आम आदमी मजे में रहता था कि क्या करना है पैसे कमा के, तो इतना पैसे कमाने का और भागने का चलन नहीं था। आज के टाइम में यह है कि जिसके पास पैसे हैं वही राजा है, और हर व्यक्ति अपना पूरा बंगला भी बनवा सकता है, जो मर्जी कर सकता है अगर उसके पास पैसे हो तो इसलिए आज के डेट में पैसों के हर चीज पैसों से, कोई चीज होती ही नहीं बिना पैसों के, है ना। पहले जमाने में इतनी चीजें ही नहीं होती थी, वही ठंडा पानी पी लो, वही 2 रोटी खा लो, वही बढ़िया आराम से खटिया बिछा के लेट जाओ, पोल्यूशन भी नहीं होता था, गर्मी भी नहीं लगती थी, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार की हमारी एंशिएंट व्यवस्था थी। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग इससे। तो आज थोड़ा हम लोग लाइट होके चलते हैं, पहला दिन है हमारा हायर एजुकेशन का, थोड़ा सा लाइट होके चलते हैं, है ना। तो चलो देख लेते हैं जो भी हमने भी पढ़ा उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए। ओके, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहला कह रहा है उपनयन सेरेमनी, एक समारोह होता था उपनयन नाम से, या संस्कार भी कह सकते हो, उपनयन संस्कार। कह रहा है which marked the initiation of child into study of Vedas was performed by boys as well as for girls। कह रहा है कि जो उपनयन संस्कार है ये बॉयज के लिए भी होता था और गर्ल्स के लिए भी होता था। और ये क्या है, ये किस चीज का संस्कार है, क्या समारोह है? कि अभी स्टार्टिंग हो रही है कि अब जो बच्चा है वो गुरुकुल जाकर के वेदों की स्टडी करने वाला है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रिसीव्ड एजुकेशन इन आश्रम गुरुकुल इन एंशिएंट इंडिया। दोनों ही, चाहे वो बच्चे हों, बालक हों या बालिकाएं हों, दोनों की ही शिक्षा जो है वो गुरुकुल में होती थी। तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही।
अब यहाँ काफी बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसा तो नहीं है, फीमेल्स को तो अधिकार नहीं था शिक्षा लेने का, या फीमेल्स जो है वो तो शायद गुरुकुल नहीं जाती थी, तो ऐसा नहीं है। ये काफी पुराने एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, जैसे जैसे दूसरे संस्कृतियां या दूसरे इन्वेडर्स अंदर आए, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें चेंज होने लगी। लेकिन बहुत पुराने जमाना जो हमारा था, एंशिएंट इंडिया जिसको हम बोलते हैं, वहां पे मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के पास लगभग लगभग समान अधिकार होते थे। तो यहाँ दोनों को ही एक तरीके से अलाउड था बाहर जाके शिक्षा को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज सेड दैट द अर्ली वैदिक पीरियड women had equal rights to get any type of education। तो यही सेम वहीं पर देखो बात लिखी हुई है कि ऐसा कहा जाता है कि जो वैदिक काल था उसमें महिलाओं के पास भी सेम अधिकार थे एजुकेशन को प्राप्त करने के। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड, और जब वैदिक पीरियड खत्म होने वाला था, आखिरी फेज उसका आ गया था, तो वहां पे क्या है कि कोई भी सेपरेट गुरुकुल, एक अलग गुरुकुल नहीं बचा था बालिकाओं के लिए, 12 साल या उससे ऊपर की बालिकाओं के लिए, और इसलिए वो हायर एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो जो बहुत एंशिएंट इंडिया है, बहुत पुराना वैदिक पीरियड है, वहां पे तो स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार था, लेकिन जैसे जैसे खत्म होने वाला था वैसे वैसे स्त्रियों को उतना अधिकार या उनके लिए उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, है ना। तो दोनों बातें सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हैड। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। कह रहा है वैदिक पीरियड के दौरान हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हैड, मतलब जो उच्च शिक्षा थी उसमें क्या था, है ना। तो ऑप्शन चारों करिकुलम दिए, मतलब कौन सा करिकुलम, कौन सा पाठ्यक्रम था। एक है प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, यानी कि सबको एकदम प्रोफेशनल बनाने का करिकुलम था। फिर है जनरल करिकुलम, यानी कि सबको सामान्य ज्ञान दिया जाता था। फिर है स्पेशलाइज्ड करिकुलम, यानी कि सबको एक विशिष्ट, हर व्यक्ति के हिसाब से एक स्पेशल नॉलेज दी जाती थी। और फिर है टेक्निकल करिकुलम, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी दी जाती थी कि लैपटॉप कैसे चलाएं, फोन कैसे चलाएं, टेक्निकल करिकुलम, है ना। तो टेक्निकल तो नहीं होगा, आप सबको पता है पहले जमाने में तकनीक नहीं होती थी। बट यहाँ पे काफी बच्चों को लग सकता है कि जनरल करिकुलम सही आंसर है, जबकि सही आंसर नहीं। जैसे मैंने आपको ऊपर ही नोट्स में बताया कि हर एक जो शिक्षार्थी होता था उसको उसके प्रोफेशन के हिसाब से, कि कैसे वो अपना सर्वाइवल करेगा या जीवन का निर्वाह करेगा, उसके हिसाब से ही उसको दीक्षा दी जाती है ना। तो आपको पता है पहले वर्ण व्यवस्था होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो आज के डेट में काफी कंट्रोवर्शियल है, बट आज के टाइम में ये सब चीजें जो है ये नाम से ही बता दी जाती हैं कि जब नाम में कास्ट में ये लगा है तो ये है। पहले ऐसा नहीं होता था, वो कास्ट के हिसाब से नहीं होता था, वो कुशलता के हिसाब से होता था, है ना। तो कुशलता के हिसाब से देखें तो ये कुछ चीजें जो है आज भी आप नोटिस कर पाएंगे। हर अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं आपको चारों ओर मिलेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत गर्म होता है, हर बात पे वो लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसे लोगों को बोला गया क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई नाम से नहीं होता है कि आपकी कास्ट लगी है, तो ये सब प्रेजेंट में है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो किसी का भी जो खून गर्म है किसी व्यक्ति का, तो उसको बोला जाता था भैया तुम सेना में जाओ, तो उसको फिर वैसी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर एक होता है हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब क्या है कि जिसका खून ज्यादा गर्म नहीं होता, सॉर्टेड रहता है दिमाग से, उसको दुनिया के बारे में जानकारी ज्यादा हो जाती है ना। दिमाग उसका ज्यादा, दिमाग जिसका ज्यादा चलता है, जिसके हाथ पैर ज्यादा चलते हैं वो क्षत्रिय, जिसका दिमाग ज्यादा चलता है वो ब्राह्मण, है ना। तो उसको फिर उस हिसाब से शिक्षा दी जाएगी। अब भाई जिसका दिमाग ज्यादा चलता है और उसको आप जो है भाला पकड़ा देंगे और तलवार पकड़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो उतना अच्छा तो नहीं हो पाएगा। और ठीक यही बात उल्टी भी है कि जिसका खून बहुत गर्म है और जो लड़ना चाहता है, अपनी एनर्जी को निकालना चाहता है, उसको आप टेक्निकल चीजें समझाएंगे या ज्योतिष समझाएंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड करिकुलम जो है उस समय होते थे अलग अलग प्रकार की किस्मों के बच्चों के लिए, जो कि धीरे धीरे चल के जैसे आपने देखा कि करप्ट हो गया और फिर केवल नाम के ही आधार पर बताया जाने लगा कि भाई कौन क्या है, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर आपका पढ़ाई में बहुत मन लगता है तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आपका लड़ाई में बहुत मन लगता है तो आप क्षत्रिय हैं, शूरवीरता अगर आपके अंदर काफी ज्यादा है ना, और इन दोनों में कुछ नहीं है तो फिर जो शूद्र है ना। तो शूद्र का मतलब कोई
अगेन कोई कास्ट या कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, उसका मतलब इतना है कि जिस व्यक्ति का किसी में ही मन नहीं लगता है, खून भी उसका गर्म नहीं है और ना उसका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, और जो भी व्यक्ति शक्तिहीन है, शक्ति ना अंदर की ओर जा रही है ना बाहर की ओर जा रही है, उसको ऐसा बोला गया कि भाई ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से सबकी एक स्पेशलाइज्ड करिकुलम में शिक्षा होती थी। बट आज की डेट में ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा वो ऑब्वियसली उसका दिमाग तेज होगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आज की डेट में। लेकिन पहले जमाने में थोड़ा सा ये व्यवस्था का सिस्टम था कि जो व्यक्ति एक सर्टेन वर्ण में आता है तो उसको ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो वैसा ही होगा, उसके अंदर वैसे ही स्किल्स होंगे। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, कोई भी चाहे कुछ भी बन सकता है। मिलिट्री में जाना है मिलिट्री में जाओ, रिसर्च में जाना है रिसर्च में जाओ, है ना। ओके, एनीवेज स्टेटमेंट 1 देखते हैं यहाँ पे। इन एंशिएंट इंडिया ओनली इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इन एग्जिस्टेंस। क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में केवल इनफॉर्मल टाइप की एजुकेशन हुआ करती थी। इनफॉर्मल मतलब कैजुअल, कि उसका कोई पैटर्न नहीं होता था, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा वो कुछ डिसाइडेड नहीं होता था, बहुत इनफॉर्मल होती थी। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है एंशिएंट इंडिया में इंडिजिनस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम। तो इंडिजिनस मतलब जो नॉर्मल शिक्षा होती थी, जो बेसिक शिक्षा आप कह सकते हो, वो घर पे दी जाती थी, टेम्पल्स में दी जाती थी, गुरुकुल्स में दी जाती थी और पाठशाला में दी जाती थी। तो इंडिजिनस मतलब जो स्वदेशी शिक्षा है ना, वो इन जगहों पे दी जा सकती थी। तो अगेन यहाँ पे दोनों बातें शायद सही नहीं है। ओके, फोर्थ ऑप्शन सही है, पहली बात रॉन्ग है और दूसरी बात सही। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनफॉर्मल होता था, फॉर्मल होता था वो सिस्टम, हालांकि बहुत फॉर्मल नहीं था लेकिन फिर भी उसका सिलेबस होता था और अलग अलग चीजें हर व्यक्ति को उसके हिसाब से सिखाई जाती। उसका अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, an aspect of education which is emphasized by upholders of education in democratic society is that education should be free as far as practicable, है ना। तो पूरी बातें बड़ी कंफ्यूजिंग लिखी हैं, आखिरी बात काम की लिखी है। कह रहा है एंशिएंट इंडिया में माना जाता था कि एजुकेशन जो है जितनी हो सके फ्री होनी चाहिए। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एजुकेशन का एक ये एक्सेप्ट भी होता था कि एजुकेशन जितनी हो सके उतनी कंपलसरी होनी चाहिए। पहला कह रहा है जितनी हो सके फ्री होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है जितनी हो सके कंपलसरी होनी चाहिए। बट बहुत ज्यादा इसको करके कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो ऐसे आपको यूजीसी नेट के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो आप देखते हो कि कौन कौन से ट्रिक्स यूज करता है यूजीसी आपको कंफ्यूज करने के। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द लिख दिए हैं जिससे आपका माइंड कंफ्यूज हो सकता है, या कभी कभी बहुत छोटा भी क्वेश्चन लिखा होता है लेकिन वो ऐसा घुमा फिरा के लिखा होता है कि उससे भी माइंड कंफ्यूज हो जाता है ना। तो ये हमारा दोनों बातें सही हैं, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। सो गाइस, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है कि केवल 15-20 मिनट ही हुए हैं और उसके अंदर हम लोग ने काफी सारी चीजें देख ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए। और इसी तरीके इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये जो नोट्स आप लोग इकट्ठा करते हो, कहीं से पीडीएफ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए, वो पढ़ लेंगे, वो टीचर जो है वो तो अरे सही बता रहा होगा, वो कहीं कुछ भी मिल जाए उसको पढ़ लेंगे। भाई ऐसे आंखें बंद करके पढ़ना बंद कर दो। आप किसी भी टीचर को जितना भी पसंद करते हो, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि आप हो सकता है मुझे भी, मेरे भी पढ़ाई का तरीका बहुत पसंद करते हो, लेकिन आपकी आंखें खुली होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई आपको पढ़ा रहा है क्या आप तो क्या पढ़ा रहा है और आप क्या पढ़ रहे हैं, और वो आपकी आंखें खोलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज लगा करके, है ना। तो यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चंस लगाते हैं उसका ईयर भी आपके सामने आ जाता है कि भैया इस ईयर के ये क्वेश्चंस हैं, सेक्शन वाइज भी आ जाएगा जैसे मैंने आपको बोला। और अगेन ये नंबर है, कुछ भी ना समझ में आए यहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर दो कि मुझे फ्री डेमो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको फ्री में लगाने हैं और आप चाहते हैं दिन में 2 बार आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाए और आप आराम से लगा लें, दोस्तों के साथ बातचीत भी कर लें, किसी ने कौन सा क्वेश्चन सही किया कौन सा नहीं किया, तो वो आप हमारे चैनल पे बड़े आराम से कर सकते हो। बच्चे आपस में बातें करते हैं, जिनको क्वेश्चंस नहीं आते वो एक दूसरे से ही पूछते हैं, और दिन में 2 बार आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट में कह रहा हूँ, पीवाईक्यू टेस्ट मिलते हैं, है ना।
तो इसके लिए ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।